हेलो एवरीवन। देखो, हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपने को पीरियोडिक टेबल को समझना होगा। देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से ब्लॉक डिवाइडेड रहते हैं। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, जिसके अंदर जो सबसे पहले ग्रुप और एलिमेंट, ग्रुप और पीरियड को समझ लेते हैं अपन। देखो, ग्रुप कौन से, अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये ग्रुप्स आएंगे जो कि 1 to 18 है। अगर अपन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ये हमारे पास में पीरियड्स आएंगे जो कि 1 to लेकर 7 है। और ये हमारे पास में एक्स्ट्रा ब्लॉक है जिसको अपन रेडियो एक्टिव ब्लॉक भी बोलते हैं, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक, इसके अंदर आपका ग्रुप 1 और 2 आएगा, और टी 3 से लेकर 12 तक आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप यानी ब्लॉक डी आएगा। और ये आपका पी ब्लॉक कहाँ से, 13 ग्रुप से लेकर ग्रुप 18 तक। और ये हमारा एफ ब्लॉक है जिसमें 14 एलिमेंट है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ पी और पी ब्लॉक की करने वाले हैं। तो देखो, पी ब्लॉक क्यों, पी ब्लॉक कैसे बोलेंगे, यानी अगर किसी भी एटम का जो लास्ट, यानी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट किस सेल के अंदर जाता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा ब्लॉक होगा। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक की, तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके अंदर जाएगा, लास्ट एस सब सेल के अंदर जाएगा। इसी तरीके से पी ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट पी सब सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इससे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि पी ब्लॉक क्या है, कि अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट का वो अगर पी सब सेल के अंदर जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं एटम का। देखो, एटम के अंदर जो इनमोस्ट पार्ट होता है वो आपको सबको पता होगा, वो आपका न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता रहता है, यानी कि ये 1 एनर्जी लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो उन्हीं को एनर्जी लेवल या सेल, अपन इसको सेल बोलेंगे, जिसको अपन KLM N बोलते हैं, जिसके अंदर N क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, K के लिए, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। देखो, दोनों सेम बात है, या सेल बोल दो या एनर्जी लेवल बोल दो। फिर एनर्जी लेवल को भी हम डिवाइड करते हैं किसके अंदर, या सेल को हम डिवाइड करते हैं किसके अंदर, सब सेल के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं S, P, D और F। तो एस के अंदर मैक्सिमम आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वापस ये सब सेल अपने किस में डिवाइड होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता ही होगा, जो ऑर्बिटल अपन इस तरीके से बनाते हैं, तो एस के अंदर 2 ऑर्बिट होती है, पी के अंदर आपके पास में 3 ऑर्बिट होती है, डी के अंदर 5 ऑर्बिट होती है और एफ के अंदर आपके पास में 7 ऑर्बिट होती है, जस्ट इनका हाफ, क्योंकि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो कोई जो KLMN मैंने बताया, तो आपको पता होगा KLMN क्या है, ये एनर्जी लेवल है। तो अगर मैं एस की बात करूँ तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सॉरी, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट यहाँ पर जो K है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसके अंदर भी कितना आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं L की बात करूँगा तो एल एस और पी दोनों से मिलकर बना होगा, तो एस में 2, पी में 6, तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। एम के अंदर एस, पी, डी तीनों सब सेल आ जाएगी, तो एम के अंदर कितना हो जाएगा, 2 + 6 + 10 यानी कि 18। नेक्स्ट आपका एन के अंदर तीनों आ जाएंगे आपके एस, पी, डी एन एफ। तो एफ के अंदर कितना होता है, 14, तो 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। तो यही आपके जो सेल होती है, ये आपके सब सेल के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, इनको सब अपन ऑफ-बो प्रिंसिपल से अपन इनको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब हमारे पास में ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको पता होगा, इस तरीके से हम फिल करते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल के अंदर। तो ये 1s 2s, ठीक है, 2s के बाद में आपका 2p से शुरू होता है। ठीक है, ये इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरा हो जाता है, इसलिए इसके आगे हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किसकी, पी ब्लॉक की, किसकी, पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP6, यानी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा किसके अंदर S2 होगा और P 1 से लेकर 6। ठीक है, 11th के लिए आपका जो P ग्रुप स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, P ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर अलग होगा P के लिए, इसके अंदर P के लिए इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर P हमने क्या लिखा है, 1 to 6 लिखा। ठीक है, तो ग्रुप 13 का जनरल क्या हो जाएगा, NS2 NP1। तो N आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3। ठीक है, इसी तरीके से P के लिए भी हो सकता है 2 3 4, यानी जब S की बात करेंगे तो 1 से लेकर 7 तक हो सकता है, P की बात करेंगे तो 2 से लेकर 7 तक हो सकता है। तो ये आपका ग्रुप 14 15 16 17। अब ये दो जो ग्रुप है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, हम इनको 11th में स्टडी कर चुके हैं। अभी हमारे सिलेबस में 15 से लेकर 18 ग्रुप तक है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा, ग्रुप 15।
है ना, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करेंगे। इससे पहले इनको आपको याद भी रखना होगा कि एलिमेंट्स को, यानी इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो याद भी रखने होंगे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर ग्रुप 13 की बात है तो अगर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसी तरीके से काशी गए, काशी गए सन प्रभा, ये ग्रुप 14 के लिए। ग्रुप 15 के लिए क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर आज सब बिके, ठीक है। 16 के लिए क्या हो जाएगा, ओम सिंह से टी पो, ठीक है। इसी तरीके से 17 का क्या हो जाएगा आपके पास में, फिर कल बाहर आई अटे, फिर कल बाहर आई अटे। नेक्स्ट आपका 18 के लिए क्या हो जाएगा, हिनी आर कर जीरो, हिनी आर कर जीरो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और अपना कोई निमोनिक्स बनाना चाहते हो तो अपने निमोनिक्स के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इनका अगर आपको, चलो यहीं पे बता दूंगा मैं आपको, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 की अगर अपन बात करेंगे ऐसे करके, फिर 16 को पढ़ेंगे, 17 को और 18 को, तो यहीं पर इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेना, जो कि हम सब जगह काम में लेंगे, तो वहाँ मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो अगर ग्रुप पीरियड के अंदर अगर आपको पता लगाना हो, देखो यहाँ पर आपको इनके जो एटॉमिक नंबर है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो किस तरीके से याद करेंगे, देखो ग्रुप 15 के भी याद करने हैं, 16 के, 17 के, 18 के, तो रटने से काम नहीं चलेगा। तो सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, तो क्या होगा, पी ब्लॉक के लिए सिर्फ ये, ठीक है। एस, डी और एफ में अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एस की बात करेंगे तो यहाँ 8 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो पीरियड 1 से 2 में जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड 2 से 3 में जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी नंबर से ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नंबर से ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से अगला कौन सा है, फास्फोरस। आपने याद करा होगा, न्यूज पेपर आज सब बिके, तो पेपर, फॉस्फोरस, यहाँ तक तो सिंपल है 15 तक। फिर इसके आगे आर्सेनिक, आर्सेनिक का कैसे याद रखोगे, 8 8 फिर 18, 15 में 18 ऐड करा 33, तो आपके पास में आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आ गया। इसी तरीके से वापस आर्सेनिक में 18 ऐड किया तो 51, तो आपके पास में एंटीमनी का आ गया। एसबी से रिप्रेजेंट करते, देखो ये जो थोड़े से वियर्ड से जिनके नाम से आपके एलिमेंट्स का जो ये सिंबल है मैच नहीं करता, उनको अलग से याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका एंटीमनी एसबी। तो इसी तरीके से बीसी में देखो यहाँ पर भी इसको अप्लाई करो। हीलियम, हीलियम का कितना है, 2 होता है, तो 2 में अपन 8 करेंगे तो 10, ये किसका आ गया, नियोन का आ गया। फिर 8 ऐड करेंगे तो आर्गन 18, 18 के बाद में वापस अगेन 18 ऐड करेंगे तो 18 18 36, ये क्रिप्टन, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था हीनी आर्कर जीरो, आरएन आपका रेड हो, ठीक है। ये इनर्ट गैस से भी अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और आप लॉन्ग वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम इनर्ट गैस से लिखें, ये वैसे सिलेबस में है भी नहीं, पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल से ही लिखना, कौन सा 1s1 1s2 इस तरीके से जो भी आपका आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, देखो अब याद रखना कि हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 की बजाय कि 16 17 की क्या होती है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसको अपन कैसे पता करेंगे भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि पी सबसेल, यहाँ पर जो इसकी पी सबसेल है लास्ट वाली, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड रहते हैं। तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है या कम्प्लीटली फील्ड है ना, तो वो उसकी स्टेबिलिटी, उस एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है बजाय के पार्शियली फील्ड एटम्स के, ठीक है। तो यहीं पर यही रीज़न है कि ग्रुप 15 के जो एटम्स हैं उनकी या एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इनका अकरेंस, अकरेंस का मतलब नेचर के अंदर वो किस तरीके से पाए जाते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन नाइट्रोजन, ग्रुप 15 की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमको डायटोमिक फॉर्म के अंदर मिलता है नेचर के अंदर, जिसको अपन N2 डायटोमिक फॉर्म यानी N2 की फॉर्म में, यानी आपको आइसोलेटेड N नहीं मिलेगा, आपको N2 मिलेगा, जिसको अपन नाइट्रोजन गैस भी बोला करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में हमको मिलता है वो नाइट्रोजन ही मिलता है, वो ऑलमोस्ट 78% है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की अगर अपन बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ये कितना मिलता है हमको, सॉरी अर्थ क्रस्ट के अंदर नाइट्रेट की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। इसकी 2 फॉर्म बड़ी फेमस है, इनको याद कर लेना, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, NO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चिली सोल्ट पीटर। चिली सोल्ट पीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका के अंदर एक चिली कंट्री है,
ठीक है, चिली कंट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम वहीं से लिया गया है, चिली सॉल्ट पीटर। याद रखना, सोडियम नाइट्रेट। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हमको एनिमल और प्लांट्स में भी मिलता है, पर ये किस फॉर्म में मिलता है, एनिमल और प्लांट्स के अंदर प्रोटीन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन आपका किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी प्रोटीन का क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो प्रोटीन में भी हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से इसकी अकरेंस होगी नाइट्रोजन की नेचर के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकरेंस किसकी पढ़ेंगे, फोस्फोरस की। तो देखो फोस्फोरस हमको नेचर के अंदर एपेटाइट की फॉर्म में मिलता है। तो एक एपेटाइट यहाँ पर दे रखा है, फ्लोरो एपेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Ca9PO4 6.CaF2। ठीक है, इसके अलावा फोस्फोरस हमारे टीथ यानी दांतों के अंदर भी होता है, हड्डियों में भी होता है, दूध के अंदर, अंडे के अंदर, प्रोटीन के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, फोस्फोरस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये एनिमल सेल और प्लांट का क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। ये बायो वाले अच्छे से समझ जाएंगे कि जो एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसका मेन एलिमेंट, मेन तो अपन नहीं बोलेंगे, और भी एलिमेंट होते हैं जिनमें से वन ऑफ दी आपका क्या है, फोस्फोरस भी है। इसके अलावा आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बीसीमत, ये सल्फाइड और की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक का फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर AS2S3, S3 आपका क्या हो जाएगा, सल्फाइड। तो इसी तरीके से एंटीमनी और बीसीमत भी किस फॉर्म में मिलेंगे, आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसको यहाँ समझ लेना, फिर मैं ग्रुप 16, 17 और 18 के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। शायद तक 18 वाला तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, देखते क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ेंगे इसके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भूलना मत, अपन सिर्फ ग्रुप 15 की स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ग्रुप 15 में आपका कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, NH2NP3, यानी क्या रहेगा, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो वैलेंस सेल है उसके अंदर, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किसी में भी अप्लाई करो इसको, चाहे नाइट्रोजन में अप्लाई करो, चाहे फॉस्फोरस में करो, आर्सेनिक में करो, तो आपका जो लास्ट है आपका किसके अंदर मिलेगा, S2 और P3 की फॉर्म में मिलेगा। N आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, P कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। आप लिख के देख सकते हो, जैसे मैं लिखना चाहूँ किसका, अपन लिखते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3। इसी तरीके से अगर मैं फॉस्फोरस 15 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, अगला आपका आएगा 3s2, अगला आपका आ जाएगा 3p3। देखो यहाँ पर भी 2s2 और 2p3, यहाँ पर भी 3s2, यहाँ पर n चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, n। तो s2 ns2 और np3 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपके पास में। तो अब एटॉमिक रेडी की बात करते हैं, इनकी रेडियस की बात करते हैं। अपन दोनों में बात करेंगे, पीरियड की और ग्रुप में बात करेंगे। जब अपन सिंगल एक पीरियड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर, जैसे ये आपका क्या है, पीरियड है 1 से लेकर 7, तो 4 पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो 4 पीरियड में अपन कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो यानी क्या चेंज हो रहा है आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर उसका क्या बोलेंगे उसको अपन, उसका ग्रुप चेंज हो रहा है ना। ठीक है, ग्रुप चेंज हो रहा है, ग्रुप 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, जबकि आपका पीरियड सेम है। इसी तरीके से मैं ग्रुप की बात करूंगा तो सेम ग्रुप, जैसे 15 ग्रुप है तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, ग्रुप तो सेम रहेगा, बट इसका क्या चेंज होगा, आपके पास में पीरियड चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे अपन। तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट चलते तो जेट इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो आपका इफेक्टिवली जो एट्रैक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाता है वो कितना लगा रहा है। ठीक है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या रहेगा, जेट इफेक्टिव। तो जैसे जैसे अपन एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी क्या होगा, ग्रुप नंबर इंक्रीज होता रहेगा, तो हमारे पास में जेट इफेक्टिव भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो नंबर ऑफ सेल है वो चेंज नहीं होगी। लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होगी, जबकि अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, यानी अपन ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल चेंज होगी, यानी इंक्रीज होगी आपकी। बट यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होगी। क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका फोर्स लगा रहा है कौन, न्यूक्लियस जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पर ये आपके पास में ये है
ये आपके पास में ये इस तरीके से, ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस शेल के ऊपर, सब शेल के ऊपर। तो यहाँ इसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये उतना ज़्यादा इसके क्लोज आ जाएगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी उसकी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पीरियड के अंदर अपन लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो रेडियस रिड्यूस होगी, रेडियस रिड्यूस होने से क्या होगा, एटम की साइज भी क्या होगी, रिड्यूस। तो यानी क्या होगा, ग्रुप 14 की जो साइज है ग्रुप 15 के कंपैरिजन में क्या होगी, यानी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की साइज ग्रुप 15 के एलिमेंट के साइज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अपन कैसे मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी और डिसिमर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जब अपन ऊपर टॉप से बॉटम करेंगे तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो सेल्स है ना, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा। यानी क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स, ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये नंबर ऑफ सेल्स क्या होता रहेगा, लगातार इंक्रीज होता रहेगा। अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो यानी एटम का साइज क्या हो रहा है, आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए ग्रुप, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, एटम का साइज इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन का फॉस्फोरस के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। फॉस्फोरस का आर्सेनिक के कंपैरिजन में कम होगा। यानी एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज की। अब आपको पता चल गया होगा एटॉमिक साइज कैसे किसके ऊपर डिपेंड करती है, जेड इफेक्टिव के ऊपर। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। अगर अपन टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा, वहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। सब सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज़ होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम्स की जो आउटर मोस्ट शेल होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कितनी एनर्जी उसको दे अपन, ताकि जो आउटर मोस्ट शेल है उससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, वो उसको उससे बाहर आ जाए, उससे अपन क्या कर सके, रिमूव कर सके। पर ये याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, अगर एटम गैस की फॉर्म में नहीं होगा तो पहले हम उसको गैस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन उसको अपन एनर्जी देंगे। तो कितनी एनर्जी पर वो एटम से इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव हो जाएगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो पीरियड के अंदर बात करें तो पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब अपने को सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर बात करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 15 एलिमेंट की। देखो अपन ने क्या बात करी कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अपन तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट क्या होता है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, 16 से, जो कि एक्सेप्शन है। जबकि होना क्या चाहता है, 15 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। तो इसका रीजन क्या है, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वही हाफ फील्ड रहते हैं। हाफ फील्ड वाले क्या रहते हैं, पार्शियली फील्ड के कंपैरिजन में क्या रहते हैं, आपके ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो हमको यहाँ पर जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने की वो ज़्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट है उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 16 के। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रुप अब क्या होगा, ग्रुप के अंदर अपन टॉप से बॉटम बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एटम की साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होने की वजह से। अब एटम की साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल से हमको अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगला है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो जस्ट उसका अपोजिट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अपोजिट, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही क्या हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, रिमूव की जगह टू एड वन इलेक्ट्रॉन इन फ्रॉम की जगह इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो पीरियड के अंदर देखो जितना इजीली अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो जेड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपन मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उतना आसान, देखो जितना आपका न्यूक्लियस के पास में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उतना आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव, यानी आपका जेड इफेक्टिव क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसकी जो पास वाली सेल होगा इसमें ऑब्वियस ही बात है कि आपको ऐड करना इलेक्ट्रॉन आसान रहेगा, और जितना इजीली आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका ज़्यादा होगा। यानी ग्रुप 15 का ग्रेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। अब वही टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो अपन किस में आ जाएंगे, ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे अब यहाँ पर ग्रुप है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स या सब सेल क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो ये उससे दूर जाता रहेगा, ये दूर जाता रहेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी क्या होगी, लेस होगी। एनर्जी लेस रिलीज होगी तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो अपन टॉप से बॉटम में आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। यानी नाइट्रोजन में ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस में कम, आर्सेनिक में, एंटीमनी में और बिसिमथ में भी और कम होती रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है, इसको समझो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके जब दो एटम है ना, जब दो एटम आपके पास में हो और वो किस के अंदर हो, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हो, तो यानी कि दोनों एटम की क्या टेंडेंसी होगी, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होगी उसी को, या एबिलिटी होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, यानी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिंपल सा, लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करेंगे तो इंक्रीज होती है, टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगी, ये आपकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट आपके पास में, फोन से इनको याद रख लेना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। इसी ऑर्डर में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अब इसको यहाँ पर क्यों बताया, क्यों, नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15 का एक एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद अपन फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट होता हो तो पूछो। तो इसको याद रखना, अच्छे से समझना, फिर इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। क्यों, जब 16 और 17 ग्रुप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।